कहानी की शुरुआत एक चेसिंग सीन से होती है, जहां कुछ ब्लैक कार्स एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। तो वो अपना पीछा होता देख सामने वाली कार का ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। दरअसल उन लोगों ने एक कैसीनो को लूटा था, बल्कि चोरी करके नहीं, कुछ ट्रिक्स का यूज करके। और उन्होंने जिस अमाउंट की चोरी की थी वो अमाउंट था $20 मिलियन, जो कि उन्होंने सिर्फ 2 घंटों में उड़ाए थे। उस कार में 5 लोग थे। पहला जेम्स, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड है। दूसरा टोनी, जो कार को ड्राइव कर रहा था। तीसरा एरिक। चौथा केवी। और पांचवी एक लड़की थी जिसका नाम वेरोनिका था। और इस चोरी में सबसे बड़ा हाथ उसी का था। जितनी ही सिंपल और भोली वो दिखती है, उसे 10 गुना वो खतरनाक थी। और इन लोगों ने पैसे इस तरीके से उड़ाए थे जिससे हमारा ही नहीं बल्कि उस कैसीनो के मालिक के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस तरह से इतिहास में कभी भी ऐसी चोरी नहीं हुई थी। इस चोरी को अंजाम देने के लिए सुपर नेचुरल पावर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, पर वो नहीं जानते थे कि जिसके पैसे उन्होंने उड़ाए थे वो कौन है। अब वो वारियर उन्हें घेर लेती है और उनमें से कुछ गुंडे बाहर आकर उन्हें घेर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। और एक आदमी के ऑर्डर पर जेम्स को शूट कर दिया जाता है, जिसे देखकर वे लोग बहुत दुखी होते हैं, स्पेशली वेरोनिका, जो उसे प्यार करती थी। पर ट्विस्ट की बात तो यही थी कि जेम्स कभी मरा ही नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने उसको शूट किया वो उसके ही आदमी थे। लेकिन वहाँ पर उसके चारों दोस्तों को पता नहीं चलता कि जेम्स जिंदा है, और उन्हें और सबको लगता है कि जेम्स मारा गया। और तब ये कहानी यहाँ से 3 महीने पास्ट में जाती है, जहाँ हम जेम्स को एक दूसरे ग्रह पर देखते हैं, जहाँ पर वो काफी खुश था। दरअसल वो सपना देख रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्रिश्चियन नाम के बंदे को देखते हैं, जो वहां से उठकर एक कैसीनो में टेबल मैनेजर का काम कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका काम करने में मन नहीं लगता और वो वहां रखी हर एक चीज पर नजर रख रहा था, जैसे कैमराज, गार्ड्स, कैसीनो मशीन्स, रोलर्स, बिट्स और प्लेयर्स इत्यादि। इसके बाद हम उसे उसके रूम में देखते हैं। पता चला कि वो असलियत में क्रिश्चियन है ही नहीं, बल्कि उसने क्रिश्चियन नाम के एक बंदे की आइडेंटिटी छुड़ा ली थी, जो पहले इसी कैसीनो में काम करता था। जेम्स का मकसद उस कैसीनो की सभी कमजोरी का पता लगाना था। इसके बाद वो नया रूप लेकर एक कस्टमर के रूप में कैसीनो में जाता है और उसने कैसीनो की कमजोरी का फायदा उठाते हुए वहां पर बहुत सारे गेम जीतने लगा। क्योंकि जब वो टेबल मैनेजर का काम कर रहा था, तब उसी वक्त उसने वहां रखे ओरिजिनल डाइस को मैग्नेटिक डाइस से बदल दिया था, जिसे वह मन मुताबिक नंबर डाइस पर ला सकता था, क्योंकि उसका कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथ में था। और इसी ट्रिक से वो बहुत सारे गेम जीतने लगा, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। इसके बाद वो उन सभी जीते हुए पैसों को लेकर अपने असली रूप में आ जाता है और वो VIP फ्लोर की तरफ जाने लगा, जहां पर लोग लाखों करोड़ों के बिट्स लगाया करते थे। जब वो लिफ्ट में अंदर आया, तब उसके साथ एक कैसीनो का स्टाफ ही जाने लगा और उसने अपने साथ बहुत सारी चिप्स रखी थी, जो VIP टेबल पर खेली जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स के पास उस लिफ्ट का कंट्रोल था, जिससे उसने उसे लिफ्ट का पावर कट कर दिया और वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर आते हैं और वहां पर गेम शुरू हो गया। जेम्स के पास एक स्पेशल चश्मा होता है, जिससे वह वहां बैठे सभी VIP लोगों के पत्ते को देख रहा था, क्योंकि जब लिफ्ट में अंधेरा था तब उसने वहां रखे ओरिजिनल कार्ड को नियॉन कार्ड से बदल दिया था। अब कुछ देर बाद जब वो गेम खेल रहा था, तभी वहां पर एक नया प्लेयर आता है जिसका नाम एलेक्स था। वो वहां आते ही अपने सारे पैसे लगा देता है, जिसे देखकर जेम्स काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो यह सारा गेम जीत जाएगा। लेकिन जब वो अपने पत्ते शो कर रहा था, तब उसने देखा कि उसके सारे कार्ड बदल चुके हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो काफी हैरान हो जाता है और गेम का वो राउंड एलेक्स जीत गया। यह देखकर जेम्स काफी गुस्सा हो गया और वो तुरंत समझ गया कि एलेक्स ने किसी तरह कार्ड्स को बदल दिया है। इसलिए वो एलेक्स के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन वहां के गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि एलेक्स ने बिना देखे, बिना छुए जेम्स के कार्ड्स कैसे बदल दिए, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद वहां पर उस कैसीनो का ऑनर विक्टर आ गया और वो समझ गया था कि जेम्स ने लोगों को फंसाकर ये सारे पैसे जीते थे, जिसके कारण उसे लाखों का नुकसान हो गया था। इसलिए वो जेम्स द्वारा सभी जीते हुए पैसे 1 हफ्ते के भीतर लौटाने को कहता है, नहीं तो वो उसे बाजार से भी ढूंढकर मार डालेगा। पर जेम्स उससे कहता है कि ये काम उसका नहीं बल्कि एलेक्स का है और उसने कोई चीटिंग की है, जिससे उसके कार्ड्स बदल गए और वो सारे पैसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन विक्टर उसकी बात मानने को एक टका भी तैयार नहीं था। अब जेम्स इन सभी के बाद वहां से चला जाता है।
जिसके बाद वो अपने एक अच्छे दोस्त लियोन से मिलने गया और वो अभी एक कैसीनो चला जाता। जेम्स ने उसे एलेक्स के बारे में बताया और उसने कहा कि उसके पास भी कोई सुपर पावर है। उसके पास सुनते ही लियोन जेम्स को बताता है कि एलेक्स के पास जो शक्तियां हैं वो उसे बचपन से ही मिली है, जो उसके दिव्य शक्तियां हैं। इसके बाद वो किताब लाकर जेम्स को दिखाता है। उस किताब के अकॉर्डिंग हर इंसान के दिमाग में एक सबकॉन्शियस वर्ल्ड होता है, जहाँ से सारी चीजें संचालित होती हैं। चूंकि एलेक्स के पास जादू शक्तियां थी, जिसकी मदद से वो जेम्स के ब्रेन के अंदर घुसकर उसके सबकॉन्शियस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था और इस असाधारण ट्रिक का यूज करके उसने उसके सोच को बदल दिया, जो कि रियल दुनिया में कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, जिसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। साथ ही लियोन ने यह भी कहा कि अगर कोई भी आदमी एक बार उस दुनिया में चला है तो वो वहां से एक स्पेशल कंपास के जरिए ही बाहर आ सकता है, वरना वो वहीं फंसा रह जाएगा और इस दुनिया में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एलेक्स ने भी इस पावर की मदद से जेम्स के दिमाग के साथ खेला था और इसीलिए जेम्स को वो सभी का कुछ और ही नजर आ रहे थे, बल्कि सभी को आ रहे थे जो उस टेबल पर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एलेक्स और एडिसन को देखते हैं, लेकिन असलियत में एडिसन जेम्स का पिता होता है और उसके कहने पर ही एलेक्स ने जेम्स को ट्रिक का यूज करके उसे गेम में हरा दिया था। और जेम्स के पिता ने उसे क्यों हराया, हमें यह वीडियो में आगे पता चलेगा। तभी एलेक्स एडिसन को एक बहुत ही कीमती कंपास दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गया। साथ ही साथ एडिसन एलेक्स से उसके दिव्य शक्तियों को सीखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो दूसरे जगह पर जाकर उस किताब को लेता है और उस किताब से उसे बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जिनके पास भी दिव्य शक्तियाँ थी और उन सभी के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ थी। यह देखकर जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उन सभी लोगों से एक एक करके मिलने लगा, जहाँ पर वो सबसे पहले एरिक नाम के लड़के से मिलता है। उसकी खासियत ये थी कि वह किसी भी चीज को बदल सकता था और दूसरा आदमी का नाम टोनी था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने मन के जरिए कंट्रोल कर सकता था। और तीसरे स्थान पर था केवी, जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, पर वो किसी के भी दिमाग में जाकर उसकी सोच को बदल सकता था। साथ ही उसकी शक्तियाँ एलेक्स से भी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो मेंटल असाइलम में एडमिट था। इसलिए जेम्स ने उसे असाइलम से टोनी और एरिक की मदद से बाहर निकाला और उसे पैसों का लालच देकर अपने टीम में ज्वाइन कर लिया। फिर एरिक ने सभी मरीजों को हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज के खिलाफ भड़काकर केविन को बचा लिया। इसके बाद जेम्स सबसे पहले एरिक को टेस्ट करता है कि वह सच में सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में जा सकता है या नहीं। इसलिए उसने डाइस को रोल करके उसे 7 नंबर पर लाने को कहता है। डाइस रोल करते ही एरिक सबकॉन्शियस की दुनिया में चला जाता है। तब उसने अपने पावर्स का यूज करते हुए डाइस 7 नंबर पर रोल कर दिया, पर रियलिटी वर्ल्ड में भी वह डाइस 7 नंबर पर ही रुक जाता है। लेकिन यह देखकर लियोन के एक साथी जो उनके ग्रुप में शामिल था, उसे यह काम काफी रिस्की लगने लगा, इसलिए उसने उनके ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन जेम्स के इशारा करते ही केविन ने उसे हिप्नोटाइज करके उसी के सोच में घुसकर अपने दिव्य शक्तियों से उसके डरने की सोच को बदल दिया, जिसके बाद वो उनके साथ शामिल होने के लिए रेडी हो जाता है। पर केविन उस दौरान काफी ज्यादा फोकस होता है, इसलिए सिक्योरिटी की नजर उन सभी के ऊपर जाने लगी। तभी टोनी ने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और वो अपने दिव्य शक्तियों से कैमरे को रिमोटली कंट्रोल करने लगा और उसने उन सभी सिक्योरिटी कैमरास को उनसे दूर कर दिया। लेकिन अब उन सभी को असलियत में परखने के लिए जेम्स उन्हें लियोन के ही कैसीनो में ले आता है, जहां पर जाते ही केविन ने वहां खड़े टेबल मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लिया ताकि वह उन पर नोटिस ना कर पाए। इसके बाद वो सभी मिलजुल कर काम करने लगते हैं। लेकिन जब जेम्स ने उन सभी को खुद से प्लान को एग्जीक्यूट करने को कहता है, यानी कि वे सभी उसके बिना कैसे काम करते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, पर थोड़ी देर बाद ही वे सभी खुद से अपना कंट्रोल खोने लगते हैं और सभी चीजों को बिगाड़ने लगते हैं। जेम्स को समझ आ जाता है कि उसके बिना अब प्लान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद वो उन सभी को किसी तरह वापस ले आता है। अब जेम्स के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। फिर लियोन उसे वेरोनिका नाम के लड़की के बारे में बताता है और वेरोनिका ही वो लड़की थी जो सभी को एक साथ कंट्रोल कर सकती थी। फिर जेम्स वेरोनिका से मिलता है। वो उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो किसी के मन में जाकर उनकी सोच को बदल सकती थी। वो किसी के भी मन की बात पढ़कर उन्हें हिप्नोटाइज भी कर सकती थी। वो शुरुआत में जेम्स के साथ काम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जेम्स भी उसका पीछे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। वो काफी दूर तक उसके पीछे जाता है और उसे गुंडों से बचाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो मान गई और इसके बाद सीन एडिशन की तरफ शिफ्ट होता है।
यहाँ पर एडिशन अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलने गया और उसके पास में दिव्य शक्तियाँ थी, इसलिए वो उसके साथ एक प्लान बनाता है जहाँ वे दोनों मिलकर एक पेंटिंग चुराने के लिए निकल गए, जहाँ पर उसका दोस्त एडिशन को सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में भेज दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। लेकिन वह अब सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में था और वह किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने नज़दीक एक पेंटर को हिप्नोटाइज किया। इसके बाद वह पेंटर अपने ड्राइंग बोर्ड पर एक पेंटिंग बनाने लगा। पेंटिंग बनाने के बाद ही वे लोग एक सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल करते हैं और वहां रखी एक बेहद ही महंगी तकरीबन $10 मिलियन की ओरिजिनल पेंटिंग को लकड़ी पेंटिंग के साथ बदल देते हैं जो उस पेंटर ने बनाई थी। इसके बाद वहां मौजूद दोनों सिक्योरिटी गार्ड और पेंटर को भी कुछ याद नहीं रहता, साथ ही उस पेंटर को पता भी नहीं होता कि उसके पास वहाँ की सबसे महंगी और ओरिजिनल पेंटिंग है। तब एडिशन उसके पास जाकर उस पेंटिंग को बहुत कम पैसों में खरीद लेता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद जेम्स ने वेरोनिका को अपने टीममेट से मिलाने के लिए ले गया, जहां पर वेरोनिका अपनी पावर दिखाने के लिए उस सभी के सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है और जेम्स के कहने पर उसने एरिक को हिप्नोटाइज करके उसे भारी सा बेल बजाने को कहती है और एरिक ठीक वैसा ही करता है। फिर जेम्स अपने मन के थ्रू वेरोनिका को गाइड करने लगा। तब वेरोनिका ने टोनी से अपने आसपास के सारे डिवाइस में शॉर्ट सर्किट करवा दिया। वेरोनिका वहां पर सभी के मन को पढ़ भी सकती थी। इसके थ्रू वह टोनी को कंट्रोल करती है और टोनी भी उसके बात मानने लगता है। इसके बाद लास्ट में जेम्स ने वहां खड़े सभी लोगों के मन में भूकंप का डर पैदा करने के लिए कहा और वेरोनिका ने ऐसा ही किया, जिससे वहां खड़े सभी लोग डर कर वहां से भागने लगे और कुछ समय बाद वहां सब कुछ शांत हो गया। बाद में जेम्स उन सभी को प्लान समझाता है, जहां पर उसने बताया कि वह लोग किसी महंगे कैसीनो में जाएंगे जहां पर वो सभी अपनी अलग अलग गेम खेलेंगे। वे लोग कुछ इस तरह खेलेंगे कि वो किसी के भी नजर में ना आए। जाहिर है कि वो हर गेम जीतेंगे, जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और तब वे लोग वीआईपी लॉन्च में जाकर करोड़ों के बेट्स खेलेंगे। इसके अगले दिन बाद ही जेम्स और सभी को काफी महंगे कैसीनो में ले गया, जहां वेरोनिका देखने में काफी हॉट लग रही थी और वहां जाते ही सभी लोग अपने अपने टेबल पर अपना गेम खेलना शुरू करते हैं, जहां वेरोनिका अपने सभी साथियों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शन दे रही थी। जहां पर एरिक का काम था डाइस को बदलना और टोनी का काम था वहां पर लगे सभी कैमरास को कंट्रोल करना, क्योंकि डाइस कुछ इस तरह से चेंज होता है कि जिससे वहां के गार्ड्स को उन पर शॉक हो जाएगा। इसलिए टोनी पूरे कैमरास को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वेरोनिका और जेम्स अपनी टेबल पर सभी गेम्स जीतने लगते हैं और दूसरी तरफ उनके सभी साथी अपना गेम जानबूझकर हार रहे थे ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। तभी हम देखते हैं कि एरिक और टोनी अपने अपने प्ले से धीरे धीरे हटने लगे, जहां पर टोनी ने मशीन को कंट्रोल करके जीतना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एरिक भी अपनी हार ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जीतना शुरू कर दिया और तब दोनों टेबल पर लगी सारी बिट्स को जीत रहे थे। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे। दूसरी तरफ वेरोनिका उन्हें अपने मन से बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं सुनते और अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग जारी रखते हैं, जिससे अंत में सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर एरिक और टोनी पर चली जाती है और उन्होंने वहां जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। तभी वेरोनिका वहां पर आकर उन गार्ड्स का माइंड कंट्रोल करके उन्हें बचा लेती है और तब जेम्स जाकर उन सभी को समझाता है कि तुम लोग ऐसी गलती दोबारा से नहीं करोगे, क्योंकि इससे हम लोग काफी बुरी तरह से फंस सकते हैं। फिर इसके बाद जेम्स ने आखिरी गेम खेला और उसने अपने सारे पैसे लगा दिए। दूसरी तरफ उनके साथी भी उसके पूरी बात सुन रहे थे। इसके कारण वे लोग देखते ही देखते उस रात $10 मिलियन जीत गए और वे लोग वहां से मिलियनियर बन गए। इसके बाद जेम्स उन सभी को पार्टी करने के लिए एक जगह ले जाता है, जहां पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वेरोनिका को इस सभी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। यह देखकर जेम्स उसके पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। साथ ही उसने वेरोनिका से कहा कि उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं वेरोनिका को भी जेम्स पसंद आने लगा था, लेकिन इसी बीच इन दोनों में छोटी सी किसी बात पर बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में जेम्स उसे वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हम एलेक्स और एडिसन को देख पाते हैं। तब एलेक्स ने एडिसन को बताया कि जेम्स ने अपनी एक टीम बना ली है और उन सभी लोगों के पास कोई ना कोई दिव्य शक्तियां हैं, जिससे वह कहीं भी कभी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमें पता चला कि एडिसन ने जानबूझकर जेम्स को फंसाया था ताकि जेम्स उसके साथ आकर मिलजुल कर काम कर सके, ताकि वो दोनों ढेर सारे पैसे कमा सके। लेकिन जेम्स ने उल्टा अपनी ही टीम बना ली, जहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं
कि जेम्स और उसके टीम के लोग मस्ती करते हुए अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी उन्हें रास्ते में विक्टर के लोगों ने घेर लिया, फिर उन लोगों को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देने लगी। तब जेम्स विक्टर को उसके पैसे लौटाने के लिए तुरंत मान जाता है, लेकिन विक्टर को पैसे नहीं चाहिए थे, क्योंकि विक्टर को भी जेम्स की टीम के बारे में पता चल चुका था और वह यह भी जानता था कि इन सभी के पास किसी प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं, और इसलिए विक्टर को अब ये सभी लोग चाहिए थे और वो सबका बॉस बनकर सभी को कंट्रोल करना चाहता था। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद विक्टर के दास जेम्स को पकड़कर अपने साथ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तब यहाँ जेम्स को पता चला कि एलेक्स ने उसके पिता एडिसन के कहने पर ही उसके साथ ट्रिक करके उसे गेम में हराया था। चूंकि जेम्स अपने पिता एडिसन से काफी नफरत करता था, क्योंकि एक बार जब जेम्स को पैसों की बहुत जरूरत थी तब उसके पिता एडिसन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, और तब से लेकर आज तक एडिसन इस बात को लेकर काफी पछता रहा था, और इसलिए एडिसन अपने बेटे जेम्स को अपने साथ काम करने के लिए मना रहा था। और इन सब के बाद विक्टर के गुंडे जेम्स को शूट कर देते हैं, जिससे देखकर उसके सारे दोस्तों को बहुत बुरा लगता है, स्पेशली वेरोनिका को, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विक्टर उन सभी लोगों को अपने साथ कैसीनो ले गया, जहां पर वह इस सभी लोगों का इस्तेमाल करके कैसीनो में आए कस्टमर्स को जानबूझकर गलत दांव खेलने पर मजबूर करता है, जिससे सभी कस्टमर वहां पर हारने लगे और विक्टर का प्रॉफिट बढ़ने लगा। विक्टर चाहता था कि वहां पर खेल रहा कोई भी कस्टमर पैसे ना जीते। तभी हम जेम्स को देखते हैं, जो अपना भेष बदलकर एक प्लम्बर के रूप में वहां पर आता है, क्योंकि वो अपने साथियों को छुड़ाना चाहता था और साथ ही साथ उसे विक्टर से भी बदला लेना था। जिसके बाद वो भीतर जाता है और अपने सारे साथियों को छुड़ाता है। उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम तो मर गए थे, पर विक्टर ने बताया कि वो मरा नहीं बल्कि बच गया, क्योंकि जो लोग उसे शूट करने वाले थे असल में वो आदमी उसके पिता के लोग थे, इसलिए उन्होंने उसे शूट नहीं किया बल्कि उसे गोली लगने का नाटक करने को कहा। ये जानकर सभी काफी हैरान होते हैं। साथ ही जेम्स ने विक्टर की तिजोरी लूटने का भी प्लान बनाया था, लेकिन वहां पर वेरोनिका नहीं थी। तब उन लोगों ने जेम्स से कहा कि वेरोनिका उसके मरने की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिससे वह सदमे में चली गई और अब वह अपनी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर खो गई है, जिससे उसका शरीर कोमा में चला गया और वह अभी भी कोमा में ही है। जेम्स को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वह वेरोनिका को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हो गया। तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग रात के समय विक्टर के लिए काम करने से इनकार करने लगते हैं। तब ये सुनकर विक्टर गुस्से में उन सभी लोगों को बेसमेंट के भीतर कैद करवा देता है, लेकिन जेम्स विक्टर के कैसीनो की सारी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वह पहले ही उसके कैसीनो में काम कर चुका था। इसलिए जेम्स अपना वेश बदल लेता है और वह एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों को रेस्क्यू करने लगा और उसके साथियों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ बैठे सभी गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके तिजोरी की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन आगे जाने पर उन्हें तिजोरी से जस्ट पहले लगी एक लेजर लाइट के जाल को पार करना था। उसे पार करके ही वो लोग तिजोरी तक पहुंच सकते थे, यानी अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। चूंकि जेम्स वहां पर उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो वेरोनिका को बचाने गया था, इसलिए अब उन लोगों को इस सिचुएशन को संभालना था। तब टोनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लेजर सिक्योरिटी को डिसेबल करने की कोशिश करने लगा और दूसरी तरफ जेम्स वेरोनिका को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, जहां पर उसे पता लगता है कि वेरोनिका एक दूसरे रूम में बंद है। इसलिए उसने गैस ग्रेनेड फेंक कर वहां खड़े सभी गार्ड्स को बेहोश कर दिया। इसके बाद वो वेरोनिका को उठाकर अपने साथ ले आया। इधर दूसरी तरफ टोनी अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस लेजर लाइट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपने काम में सफल नहीं हो पाता। इसलिए एरिक ने उस लेजर को पार करके जाने का फैसला किया। इसलिए वो उस लेजर को सावधानी से पार करते हुए वहां से आगे बढ़ गया। साथ ही जेम्स भी वेरोनिका को लेकर वहां पर आ गया था, लेकिन इस समय तक वहां के गार्ड्स को भी उनके भागने की खबर लग गई थी और सभी गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ने लगे। तभी यह देखकर एरिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां की तिजोरी को खोलने का प्रयास करने लगा, पर वो तिजोरी नहीं खोलती और विक्टर के गुंडे लगभग वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ने ही वाले थे। तब एरिक ने अपनी शक्तियों को कंसंट्रेट किया और अथक प्रयास करने के बाद आखिरकार उसने तिजोरी को खोल ही दिया। तभी वहां गार्ड्स आ गए थे, लेकिन वो लोग तिजोरी के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन भीतर जाने के बाद ये सभी वहां पर कैद हो चुके थे, क्योंकि तिजोरी अब अंदर से लॉक हो चुकी थी।
जैसे टोनी ने अपनी शक्तियों से लॉक को बांध रखा था, इसलिए तिजोरी को बाहर से खोल पाना नामुमकिन था। अब ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि गार्ड्स उन्हें मार देंगे, और अब उन्हें यहाँ से केवल वेरोनिका ही बचा सकती थी क्योंकि वहाँ पर उसके जितना शक्तिशाली कोई नहीं था। लेकिन फिलहाल वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में खो चुकी थी और अब उसे उस दुनिया से केवल जेम्स ही बाहर ला सकता था। इसलिए जेम्स ने केविन से रिक्वेस्ट किया ताकि वह उसे सबकॉन्शियस की दुनिया में भेज दे, लेकिन केविन का कहना था कि तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो और बिना किसी ट्रेनिंग के वहां पर हमेशा के लिए फंस सकते हो। लेकिन फिर भी जेम्स उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उसे वहां पर भेजने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी केविन ने उसे सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में भेज दिया। जेम्स को वहां जाते ही उसे सबसे पहले वेरोनिका की पुरानी यादें नजर आने लगी क्योंकि असल में वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर रहा था। जहां जाते ही उसे बहुत सारे दरवाजे नजर आते हैं, जैसे वो किसी भूल भुलैया में आ गया हो, और यह वही दुनिया थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ आने लगा और वो उससे बचने के लिए भाग रहा था। तभी वो तूफान अचानक से थम गया। यह सब देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो काफी हैरान होता है। फिर वहाँ की जमीन अचानक से फटने लगी और देखते ही देखते वहाँ की पूरी जमीन एक शहर में बदल गई, जहाँ जेम्स आगे बढ़ते हुए अपनी खोज जारी रखता है और अंत में उसे वेरोनिका मिल ही जाती है। पर वो एक मैजिकल शेड से प्रोटेक्टेड थी, जिसके चलते जेम्स उससे बात नहीं कर पाता। जेम्स उसे अपने साथ दोबारा बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वेरोनिका तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी और न ही वो जेम्स को देख और सुन पा रही थी। इसलिए जेम्स अब खुद के भीतर की शक्तियों को जलाने लगता है, जिसके बाद वहाँ अंधेरा छाई है और जब दोबारा से उसने देखा तो इस बार वेरोनिका उसकी बातों को सुन पा रही थी, यानी कि उसके प्रोटेक्शन से टूट चुके थे। जेम्स उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है। उसने कहा कि असलियत की दुनिया में वहाँ उसका कोई नहीं है, यह सब उसके मन का भ्रम है। यह सुनकर जेम्स उससे कहता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना रियलिटी वर्ल्ड में कैसे रह पाएगा। जेम्स ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बिना ही मर जाऊंगा। इसलिए वेरोनिका उसकी बात मान लेती है और बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद में दोनों आखिर में उसी दरवाजे के पास आ गए, जहाँ पर कई सारे दरवाजे ढूंढने के बाद वेरोनिका को एक दरवाजा सही लगा, लेकिन वहां पर उस दरवाजे से सिर्फ वेरोनिका ही आ सकती थी। इसलिए वह जेम्स को वहीं पर छोड़कर आ जाती है। तब रियल वर्ल्ड में भी वेरोनिका पुरुष आ गया। अब दूसरी तरफ जेम्स इस दुनिया में फंस गया था, जहाँ पर वह वहां से निकलने का दरवाजा ढूंढने लगा। तभी उसे अपने पिता की कई बातें याद आने लगी, जहाँ पर उसके पिता ने बताया था कि यह एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर हम अपनी सोच से जो चाहे वो कर सकते हैं, बस हमें अपनी सोच सही जगह पर फोकस करनी होती है और उन सभी दरवाजों में से एक सही दरवाजा चूज करना होता है, जिसकी मदद से हम वापस लौट पाएंगे। और वो उसे बताते हैं कि अब आगे जाकर तुम्हारी मदद सिर्फ एलेक्स ही कर पाएगा और अगली बार जब भी तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर एलेक्स मौजूद होगा। इसके बाद उन्होंने उसे वह स्पेशल कंपास दिया जिसके मदद से वह बाहर निकल पाए। यह सब सोचने के बाद जेम्स को अब सारी चीजें समझ आने लगी और तभी उसे एलेक्स भी नजर आई है। एलेक्स को जेम्स के पिता ने उसकी मदद करने के लिए वहाँ भेजा था। जेम्स एलेक्स का पीछा करने लगा, जहाँ वो अपनी पुरानी यादों में चला गया, जहाँ पर वो देखता है कि विक्टर के लोगों ने उसके साथियों को कैद कर लिया था। यह देखकर जेम्स को समझ में आता है कि इंसान अपनी सोच से कुछ भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसे बस सही जगह पर फोकस करना होगा। फिर जेम्स के सही जगह पर फोकस करते ही वो अपने रियलिटी वर्ल्ड में वापस आ गया था। उसे अब पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने अब टोनी को वॉर्ड खोलने के लिए कहा। लेकिन जब टोनी वॉर्ड के गेट को खोलता है तब वहाँ पर उनके सामने कोई भी नजर नहीं आता, वहाँ पर कोई नहीं था। बाद में जेम्स को याद आता है कि जब वो सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में था तब उसने विक्टर के पास जाकर उसका मन भी चेंज कर दिया था और विक्टर को यह बिलीव हो गया था कि जेम्स और उसके लोग उसकी तिजोरी लूट कर वहाँ से भाग चुके हैं। इसलिए उसने अपने सभी आदमियों को उनके पीछे लगा दिया था, लेकिन असलियत में ये लोग वही उसकी तिजोरी के भीतर ही थे। जिसके बाद जेम्स और उसके लोग 20 मिलियन की चोरी करके वहां से आसानी से निकल गए और आखिर में वे लोग एलेक्स के पास जाकर उसे मिलते हैं और पैसों से भरा बैग लेने के बाद एलेक्स जेम्स के सामने एक नया प्रस्ताव रखता है। तभी हम एक इंसान के हाथ को देखते हैं जिसमें से आग निकल रही थी और कहानी 6 महीने बाद आगे चली जाती है, जहाँ पर जेम्स अपने पिता के साथ काम करने लगा था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।